नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत और सिंगापुर व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आज दूसरा मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बंदूकधारियों ने पंजाब प्रांत के 23 यात्रियों की हत्या की। बांग्लादेश में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प में कम से कम 30 लोग घायल और देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। दूसरा भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज से सिंगापुर में होगा। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों देश साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापक बनाने के उपाय तलाश करेंगे। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, रेलवे, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल होंगे। भारतीय मंत्रियों ने आज सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। इन नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सिंगापुर के राष्ट्रपति को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर थरमन षणमुगरत्नम के मार्गदर्शन को महत्व देंगे। केंद्रीय मंत्रियों ने भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में सिंगापुर के प्रधानमंत्री वोंग की निरंतर भागीदारी की प्रशंसा की। एक रिपोर्ट। द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए एक नया उच्च स्तरीय तंत्र भारत सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल बनाया गया। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई। इसमें डिजिटल कनेक्टिविटी, फिनटेक, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन, कौशल विकास और खाद्य सुरक्षा जैसे विषयों को प्रमुखता दी जाती है। भारत और सिंगापुर का द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2004-05 में द्विपक्षीय व्यापार 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 30.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत के कुल व्यापार में 2.9% हिस्सेदारी के साथ सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देशों में सिंगापुर का अहम स्थान है। आकाशवाणी समाचार के लिए भूपेंद्र सिंह, दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सिंगापुर में आज वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के अध्यक्ष टी राजा कुमार से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने श्री कुमार को उनके कार्यकाल के सफलतापूर्वक पूरा होने पर शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री ने उन्हें FATF कार्रवाइयों के निष्पक्ष संचालन, विशेष रूप से भारत की आपसी मूल्यांकन रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान कार्यवाही की प्रशंसा की। दोनों ने FATF के भविष्य और संगठन में भारत की भूमिका पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और क्वाड सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका की अपनी यात्रा के अंतिम दिन कल राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय का दौरा किया और टेनेसी के मेम्फिस में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की। श्री सिंह ने मेम्फिस, अटलांटा और नेशविल में भारतीय मूल के लोगों से बात की। उन्होंने भारतीय समुदाय की उपलब्धियों तथा समाज, विज्ञान और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की सराहना की। ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो वियरा 4 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री वियरा की यात्रा से भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी को प्रोत्साहन मिलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्री वियरा कल भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष G20 की अध्यक्षता ब्राजील के पास है, इसलिए दोनों मंत्री भारत की G20 अध्यक्षता से प्राप्त प्रमुख नतीजों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
डॉक्टर साहब, हम अपने बच्चे को दस्त से कैसे बचाएं? रक्षा, रोकथाम और उपचार के साथ बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। खाना पकाने से पहले और शौचालय या मल साफ करने के बाद हाथ साबुन से धोएं। और दस्त हो जाने पर? हर दस्त के बाद बच्चे को ORS का घोल पिलाएं और 14 दिन तक जिंक की गोली दें। समझ गई डॉक्टर साहब। क्या? रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले जांस्कर, द्रार, शाम, नुब्रा और चांगथांग बनाने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार लद्दाख के लोगों के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह निर्णय बेहतर प्रशासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम है। श्री मोदी ने कहा कि इन 5 जिलों पर अब अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे सेवाएं और अवसर लोगों के और भी करीब आएंगे। उन्होंने लद्दाख के लोगों को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 15 प्रत्याशियों की सूची आज जारी की। एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने पंपोर से सैयद शौकत गयूर अंद्राबी, शोपिया से जावेद अहमद कादरी, राजपुरा से अरशद भट्ट, अनंतनाग से एडवोकेट सैयद वजाहत, किश्तवाड़ से शगुन परिहार और डोडा से गजय सिंह राणा को टिकट दिया है। राकेश ठाकुर रामबन से, सलीम भट्ट बनिहाल से और शक्तिराज परिहार डोडा पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 44 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। जम्मू कश्मीर में 18 सितम्बर से 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। 90 सदस्यों वाली विधानसभा की मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि GM, UPI और ULI की नई तिकड़ी भारत के डिजिटल भुगतान में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा प्रवर्तित यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस ULI प्लेटफॉर्म भारत में ऋण प्रक्रिया को सरल बनाएगा। श्री दास बैंक के 90 वर्ष पूरे होने पर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक सम्मेलन में बोल रहे थे। ULI को पिछले वर्ष प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि इसे जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाएगा। ULI is expected to cater to large unmet demand for credit across various sectors, particularly for agricultural and MSME borrowers. A nationwide launch of the ULI will be done in due course. Just like the UPI transformed the payments ecosystem, we expect that ULI will play a similar role in transforming the lending ecosystem in India. कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में आज दूसरे दिन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की जांच और तलाश जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, कॉलेज के फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग के प्रदर्शनकारी डॉक्टर देवाशीष सोम और अन्य लोगों से पूछताछ भी कर रही है। CBI ने कल इस जांच से जुड़े 15 स्थानों पर तलाशी ली। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले पर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहने से पश्चिम बंगाल के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रहीं। पश्चिम बंगाल की जूनियर डॉक्टरों की टीम इस मामले की उचित जांच और अपराधियों के लिए सजा की मांग कर रही है। महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने आज घोषणा की कि सरकार राज्य के स्कूलों में पैनिक बटन बनाने की योजना बना रही है। हाल की घटनाओं के बाद प्रणालीगत परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री केसरकर ने आश्वस्त किया कि सभी स्कूलों में तत्काल शिकायत पेटी लगाई जाएगी। मंत्रिमंडल ने कल अपने निर्णय में बताया कि इन पेटियों को पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में खोला जाएगा। इस बीच बदलापुर मामले के आरोपी अक्षय शिंदे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सरकार ने वित्त मंत्रालय से 46,000 से अधिक रुपए की वित्तीय सहायता देने की दावेदारी करने वाले लिंक को फर्जी बताया है।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की फैक्ट चेक इकाई ने फर्जी समाचार का भंडाफोड़ किया है। संदेश प्राप्त करने वालों को गुमराह कर एक फर्जी लिंक के जरिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने को कहा गया। देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में विशेष उत्साह है। मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आज मुख्य कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य रात्रि 12 बजे घर घर कहना जन्म लेंगे। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर, प्रेम व इस्कॉन मंदिरों में दर्शन के लिए रविवार से ही लाखों की संख्या में देश विदेशों से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। वहीं आज सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर राधा कृष्ण युगल जोड़ी की पूजा अर्चना की और मंदिर वाटिका में एक पेड़ लगाया। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं को सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में पावन धरा पर पूर्ण अवतार लेकर धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना का कार्य किया था। मथुरा से मोहम्मद कुरैशी के साथ शैलेंद्र शर्मा, आकाशवाणी लखनऊ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। गुजरात में आज कई जिलों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य की 150 से अधिक तहसीलों में सुबह से हल्की से बहुत तेज बारिश हुई। राज्य में मूसलाधार बारिश से सड़क यातायात प्रभावित हुआ है और जलभराव के कारण कई सड़कें बंद कर दी गई है। प्रमुख बांधों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सरदार सरोवर बांध और उकाई बांध जैसे प्रमुख बांध 88% भर चुके हैं। राज्य के मध्य भागों में व्यापक वर्षा के बाद राज्य का तीसरा सबसे बड़ा कडाना बांध भी 60% भर चुका है। पंचमहाल जिले के मोरवा हड़फ में आज सुबह से सबसे अधिक 6 इंच बारिश दर्ज हुई। उसके बाद आणंद, कच्छ और खेड़ा तहसीलों में भी 5 इंच से अधिक बारिश हुई। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में राज्य में व्यापक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मूसाखेल जिले में बस और ट्रक यात्रियों की पहचान की जांच करने के बाद बंदूकधारियों ने कम से कम 23 लोगों की हत्या कर दी। मृतकों की पहचान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के निवासी के रूप में हुई है। बांग्लादेश के ढाका में कल रात केंद्रीय सचिवालय के पास छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प में 30 लोग घायल हो गए। छात्रों और अंसार के लोगों के बीच टकराव होने से स्थिति बिगड़ गई और हिंसक झड़प हुई। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार घटनास्थल पर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक रात करीब 10 बजे बांग्लादेश सेना के जवानों ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे नेत्रदान के महत्व पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नेत्र विज्ञान विभाग की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिखा जैन हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। काठमांडू में आज दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ सैफ की अंडर-20 प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष राष्ट्रीय टीम का बांग्लादेश से मुकाबला होगा। ये मैच काठमांडू के ANFA कॉम्प्लेक्स में भारतीय समय के अनुसार आज दिन में 2:45 पर शुरू होगा। इस प्रतियोगिता में भारत, भूटान और मालदीव पर विजय हासिल करके समूह बी में शीर्ष स्थान पर रही भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और सिंगापुर व्यापार तथा आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आज दूसरा मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बंदूकधारियों ने पंजाब प्रांत के 23 यात्रियों की हत्या की। बांग्लादेश में छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प में कम से कम 30 लोग घायल। और देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।